उदास हो गए, किस लिए होशो हवास खो गए, एक पारों ने गीत क्या पढ़ा, आप सब देवदास हो गए। लेकिन आइए अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करता हूं, दरअसल आज की जो ये सारी उहापोह थी, खाना अच्छा बनाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर घर की लाड़ी दाल की चम्मच से अगर रायता परोस दे तो रायते का कलर खराब हो सकता है। तो आज का ये जो सारा रायता जिस लाड़ी ने परोसा है, अब उन्हें बुलाने की बारी है। सौरभ भैया को आप सब जानते हैं, वो वर्षों तक आपके बीच आते रहे हैं, और हालात ये भी है साहब, सच इसलिए भी बोलना पड़ेगा कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। मैं अब जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो कविता के कवि हैं। कविता के इसलिए कि उन्हें आप मन से सुनिएगा। हम में और आप में अंतर क्या है, केवल एक शब्द का है कविता का। हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। दुर्योधन षड्बुद्धि था तो कृष्ण के पास सर के पास जाके खड़े हुए, और अर्जुन पैरों के पास जाके खड़े हुए। वो नारायणी सेना को लेकर चले गए तो कृष्ण ने अर्जुन को ताना दिया कि तेरी हार सुनिश्चित है, नहीं बची है आस। यहाँ कविता सुनने वाले लोग बैठे हैं, आपने मन से सुना है, जरा कविता सुन के बताइएगा। मैं कविता के कवि को आमंत्रित करता हूँ। कृष्ण ने ताना दिया अर्जुन को कि तेरी हार सुनिश्चित है, नहीं बची है आस, माखन तो वो ले गया, छाछ बची तेरे पास। अब अर्जुन का उत्तर, और ये सदन पीछे तक तालियां बजाएगा और सौरभ जी की अगवानी करेगा। अर्जुन ने एक पंक्ति में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि नारायणी सेना वो ले गया और तेरे पास तो सिर्फ नारायण है। अर्जुन का उत्तर, कविता और दो पंक्तियां और सदन की तालियां। अर्जुन ने कहा कि माना, कृष्ण ने उलाना दिया कि माना तेरी हार सुनिश्चित है, नहीं बची है आस, माखन तो वो ले गया, छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने उत्तर दिया कि माना हार सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी आस। कविता की पंक्तियों ने सदन की तालियां कि माना हार सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी आस, माखन तो वो ले गया, माखन चोर मेरे पास। तो मैं कैसे कवि को आमंत्रित करता हूं, सौरभ भैया को एक बार जरा जोरदार तालियां पीछे तक बजा दीजिएगा, वो आपके बीच में। मशीन बोली पौ। हाँ, एक बार आप लोगों की तालियां वालियां आ जाएं तो मैं आरंभ हूं। मैं आज कपिल जी केवल एक मील का पत्थर हूं, और आप विश्वास मानिए चेयरमैन साहब, जैसा कार्ड पे मैंने देखा था उस पे, मतलब विश्वास मानना, आज तो अनामिक का कोई आना था। वो जैसे जाते हैं ना आप लोग सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने, अच्छी खासी सब्जी के साथ थोड़ा सा धनिया लगा देते हैं, तो आज ऐसे ही मैं लगा हुआ हूं। अनामिका कह रही नहीं आजकल धनिया काफी महंगा, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं। एक बार आप लोगों की आए तो मैं भी आरंभ होना चाहता हूं। भैया तेरे को अब जितने प्रयोग करने इस माइक पे कर लेना है। मैं आरंभ होता हूं, सुनिएगा। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की पिछली गवर्नमेंट के समय में 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी, आप लोगों को पता है। एक अफजल को और एक कसाब को। रात के पहर में उनको दोनों को लटका दिया गया, और सुबह न्यूज फ्लैश होती है कि आज हम लोगों ने अफजल को मार दिया, आज हम लोगों ने कसाब को मृत्यु दंड दे दिया। उस समय के एक मंत्री मुझे एक ऐसे ही समारोह में मिले, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा सर क्या कारण है ये आप रातों रात फाइल सल्टा देते हो, ये जनता को बताया क्यों नहीं जाता कि फलां तारीख को फलां समय उस आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो साहब उस मंत्री ने ये कहा कि सौरभ भाई, अगर हम लोग ये बात डिस्क्लोज कर देंगे कि फलां तारीख को फलां समय उस आतंकवादी को सजाए मौत दी जाएगी, तो लोग विरोध में उतर आएंगे, हमारा विद्रोह करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारी किसी भी प्रकार का जनता कोई विरोध करे। साहब उस दिन अंदर मन से कहीं उद्वेलित हुआ था, और एक आह निकली थी कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो एक बार हिंदुस्तान में दहाड़े तो बाहर के मुल्कों के देश के दिल दहलने लगे, दिल दहलकाने लगे। आज वो सपना हम लोगों का पूरा होते हुए देखा। तब मैं एक पंक्ति देता हूं, बात पहुंच जाए तो मौन थे, मैं चाहता हूं कि उनकी गर्माहट उनकी तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचाना। आप लोगों ने भी सन 23 के बाद पहली बार सत्ता का परिवर्तन देखा, तो आज इस मंच पर, इस प्रतिमा पर, आप जो 3 प्रतिमाएं यहां पर देख रहे हैं इस मंच पर, वो एक मां सरस्वती की प्रतिमा है, एक वो सच्चा ओम है जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, और एक
एक भारत माता का अखंड चित्र यहाँ पर लगा हुआ है। इस विचारधारा को आप लोगों ने जिताया, तब मैं पंक्ति देता हूँ। एक बार पूरा सदन तालियों से मेरे यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कि यूं अब आए तालियां उठ करके, मुझे लगना चाहिए कि मेरे सामने पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। साहब, एक आरोप लगा दिया जाता है हमारे मोमिन भाइयों के ऊपर कि ये मुल्क परस्त नहीं है। मैं सौरभ सुमन इस फलावदे के इस मंच पर खड़ा होकर के एक बात कहना चाहता हूं। एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा हिंदू हो सकता है दिन में 1 या 2 बार वंदे मातरम कह लेता हो, लेकिन एक सच्चा मुसलमान जब 5 बार नमाज अता करता है तो ये शीश मां भारती के चरणों में रखकर वंदे मातरम कहता नहीं, वंदे मातरम कर देता है। मुझे वो एहसास होना चाहिए। ये हमारे चेयरमैन साहब जो जीते हैं, मैं आपकी साक्षी में एक बात कहने की हिम्मत करता हूं, अगर आप लोग अपनी गणना करेंगे तो वो प्रतिशत नहीं है केवल हिंदुओं का जो इन्हें जिता सके, ये प्रतिशत आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का विश्वास है जो हिंदू और मुसलमान मिलकर के इनको मिला, और आज ये उत्सव आप लोगों के सामने खड़ा हो सका। तब मैं पंक्ति देता हूं, एक एक व्यक्ति जो सदन में बैठा उसका समर्थन मांगता हूं कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। फिर भारत आने की, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। बहुत आभार। मैं डरा हुआ था, मैंने कहा जहां पर मुमताज जी के इतने प्यारे गीतों को आप लोग सुन रहे हैं, वहां पर इस अग्निधर्मा कवि को आप लोग सुन पाएंगे या नहीं। लेकिन मैं नमन करता हूं साफ फलावदा वालों को जो इतना स्नेह आप लोग मुझे दे रहे हैं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, मंच का भी स्नेह आशीर्वाद। शुभम जी आप भी ताली बजाओ। मैंने आपकी उन कविताओं पे बजाई थी जो मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। मैं पंक्ति पढ़ता हूं। हम लोगों का मंच की ठिठोली चलती रहती है। हम लोग जिस मन के साथ आज इस मंच पर हैं, जब मैं आया तो चेयरमैन साहब ने कहा, जब संचालन का बागडोर उनको देनी थी, उन्होंने कहा आप दोनों को तो अलग से बुलाया। अभी राहत भाई यहाँ पर बैठे हुए थे, पीछे बैठे हुए हैं। राहत भाई ने एक बड़ी बात मुझसे कही, बोले सौरभ भाई आपकी निजामत हमें इतनी पसंद आई कि आगे अगर कहीं मैं कोई कार्यक्रम कराऊंगा तो अपना सौभाग्य समझूंगा कि मैं आपको बुलाऊं। साहब, जब ऐसा मन मिल जाए तो उसके बाद कोई धन, कोई लिफाफा हमारे लिए मायने नहीं रखता। एक बात, और मैं, हमारी पुलिस की दोनों बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं नमन करता हूं आपको। आप जब से मोबाइल में लगी हुई हैं, ये बात देखिए, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैंने पुलिस को कभी भी इतने शांति के साथ बैठे नहीं देखा। वो जानती है कि आज पूरे फलावदे में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जितने करने वाले थे सब यहीं बैठे हैं। इतनी विश्वास माने कपिल भैया, हम लोग देखते हमें नहीं मिलते। हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, पूरे सदन में 100, 150, 500 आदमी, लेकिन साहब ये फलावदा है जहां पर राष्ट्र के सम्मान में एक आयोजन यहाँ पर खड़ा हुआ तो पूरा का पूरा फलावदा सामने आकर के बैठ गया उस उत्सव को मनाने के लिए। तब मैं पंक्तियां देता हूं, पंक्तियां आप लोगों तक पहुंच जाएं कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीयत के अंतर्गत, कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत। केवल 10 आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई के ऊपर, 10 आतंकवादियों ने। इस खाकी की मजाक तो उड़ा लेते हो साहब, लेकिन आप विश्वास मानना, ये खाकी उन बंदूकों के साथ वहां पर खड़ी हुई थी जो चलती भी नहीं थी। अगर ये खाकी ना होती तो केवल कल्पना करना कि हमारे कितने लोग मारे जाते। ये अपनी छातियां लेकर के वहां पर खड़े थे कि जितना बारूद है हमारे कलेजे में उतार दो, लेकिन हमारी जनता को मत छूना। इस खाकी को नमन करता हूं। 9 आतंकवादियों को इस खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया। केवल एक बचा था कसाब, और उस कसाब के ऊपर जितना धन व्यय हुआ ये सब आप लोग जानते हैं। मेरे सामने हिंदुस्तान के वो लोग बैठे हैं जो सबसे ज्यादा कर देते हैं, टैक्स देते हैं।
कहीं आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न तो आता होगा कि जिनके लिए पीतल की एक 35 रुपए की गोली बहुत थी, उनको दामाद बना करके जेलों में क्यों रखा जाता है? ये प्रश्न शायद आप लोगों के मन में भी आता हो, मेरे मन में आता है। और अंतर मन उद्वेलित होता है, तब चीख करके अपनी बात कहने की हिम्मत करता हूं। स्वीकार आप लोग कर लेना। मैं पंक्ति पढ़कर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाता हूं, सुनना, और आप विश्वास, मैं इस विश्वास को जीता हूं। सन 2014 के बाद से आज तक हम लोगों ने ऐसा महिमा मंडित एक भी आतंकवादी जेल में नहीं देखा। हम लोगों ने ये देखा कि जिसके ऊपर आतंकवादी का तिलक लगा था, वो सर वहीं के वहीं कलम कर दिए गए, उनको जेलों तक भी लाने का कोई अवसर नहीं दिया। तब मैं पंक्तियां देना चाहता हूं। आप लोगों को लगे कि हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग आने चाहिए, तो जितने लोग हैं सदन में, उनका समर्थन मुझे मर्दानगी के साथ देना। मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीयत के अंतर्गत, कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत, कि हत्यारों की फांसी। मुख्यमंत्री खड़े हो गए, जिनकी बात कर रहे थे अभी कपिल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बोले इनके परिवार वाले हैं, इनकी फांसी रोक दो, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दो। पंक्ति पढ़ता हूं कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत, कि हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत। भारत मां का तन घायल है, जिनके पहने दांतों से उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत, घर में पालें, कुत्तों को घर में पालें किस नीति के अंतर्गत, किस नीति के अंतर्गत। और इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और देना चाहता हूं साहब। और अब परीक्षा लेता है सौरभ सुमन। केवल यहां पर इसलिए मत बैठना क्योंकि राष्ट्र का उत्सव मना रहे हो साहब। मुझे अब एहसास कराना कि ये जो राष्ट्र का उत्सव आप लोग मना रहे हैं, उसमें आप लोगों के मन का समर्पण कितना है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि पूरे देश की राजनीति इकट्ठा हो गई थी लखीमपुर खीरी पर। न जाने कौन कौन से मुख्यमंत्री आकर के रुदाली रुदन वहां पर रोक करके गए। उसके ठीक अगले दिन एक और नृशंस हत्या होती है श्रीनगर में, और उस पर कोई विलाप नहीं, कोई आंसू पूरे देश से नहीं। तब अंतर्मन ने कहा कि सौरभ अपना दायित्व लिखना, और हिम्मत हो तो हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पर खड़े होकर के पढ़ने की हिम्मत दिखाना। आज सौरभ सुमन हिम्मत दिखाता है, आप लोग स्वीकार करने की हिम्मत दिखा देना। मैंने परिवर्तन देखे साहब। लोग मुझसे कहते हैं कि तुम तो पक्ष विशेष में पढ़ते हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि सौरभ सुमन किसी दल विशेष के लिए, पक्ष विशेष के लिए पढ़ता है, तो मैं बता दूं कि सौरभ किसी के लिए नहीं पढ़ता। सौरभ विचारधारा के लिए पढ़ता है, और वो विचारधारा अगर देशभक्ति से मिलती है तो मैं उसको नमन करता हूं और गर्व का अनुभूति करता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं। मैंने अपने प्रदेश में परिवर्तन देखे साहब। पहले हम लोग जाते थे मूवी टॉकीज में पिक्चरें देखने के लिए, तो जब हम जाया करते थे और वहां पर राष्ट्रगान बजा करता था, तो कुछ लोग जब हम खड़े होते थे उसके सम्मान में, कुछ लोग हमारी खिल्ली उड़ाते थे कि देखो राष्ट्रभक्त खड़े हो गए, देखो देशभक्त खड़े हो गए। आज हमारा मुख्यमंत्री ढेठ के साथ कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत हो तो वो मां भारती का अपमान करके बताए। घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको समझा दिया जाएगा कि मां भारती का सम्मान क्या होता है। ये परिवर्तन मैंने देखे साहब, इसलिए मैं बोलता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं। जितने लोग इस सदन में हैं उनकी तालियों की छाप चाहता हूं। अगर इस श्रीनगर, अगर इस कश्मीर का कोई एक इलाज सौरभ सुमन ने सही पढ़ दिया हो, तो इस सदन के अंदर जितने लोग हैं उनके हाथ उठ करके तालियों में तब्दील होते हुए महसूस करना चाहता हूं। पंक्ति पढ़ने की हिम्मत मैं करता हूं, स्वीकार करने की आप लोग करना। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। भारत
वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ से और सुनना चाहते हैं तो बताएं, वरना मैं तो क्रम आगे बढ़ा दूं, जैसा आप लोग चाहें। साहब देखो, एक चीज सुनो, पेमेंट तो ये नहीं दे, मैं तालियां अपना दो, तो ये बनिया क्यों पिसे? एक बार अगर सुनना चाहते हो तो मेरा मन है कि एक बार मुझे बता दें। तालियां एक बार आप लोग बजाएं। वाह वाह। एक कविता मेरे मन की मैं आप लोगों तक रख देता हूं, बिल्कुल आपका अतिरिक्त। मैं शुरू से एक चीज देख रहा हूं सर, पूरा कवि सम्मेलन का ये सदन एक तरफ है, लेकिन कविता की जो समझ आप लोगों में है वो एक तरफ है। मैं इस वार्ड के नाम करता हूं अपनी पूरी कविता, पंक्तियां पढ़ता, सुनिएगा जी। ये नेता शब्द, आज तक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये नेता शब्द केवल एक आदमी के आगे फबा, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके अतिरिक्त अगर ये नेता शब्द कोई अपने नाम के आगे लगाता है तो ऐसा लगता है ये भ्रष्टाचारी जरूर होगा, जनता को छलने वाला जरूर होगा, इसमें वो सारे के सारे गुण होंगे, ये आंख भी मारता होगा और पता नहीं क्या क्या करता होगा। मैं पंक्ति देता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए। अगर और देखो मेरी, आप कविता का, लोग कहते हैं कि मैं किसी दल के पक्ष में पढ़ता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के लीडर थे और मैं ऐसे लीडर को नमन करता हूं क्योंकि मैं देशभक्तों को नमन करना जानता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, मेरा साथ देना। एक बार पूरा सदन आदेशित कर दे, दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाए और मैं अपना काव्य पाठ पंक्तियां। स्वागत। कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, वाह। घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता। और इशारे में बात करता हूं, लोग कहते हैं कि ग्रामीण अंचल में कविता सुनने के आईक्यू लेवल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक टिप्पणी हमने मंच पे सुनी, आईक्यू लेवल नहीं है। साहब, सौरभ सुमन इसी जमीन से निकला हुआ, इसी जमीन में बड़ा हुआ एक कवि है। अगर मैं डेट के साथ कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के मुंह में मीठा भेजने वाले अगर मेरे इन ग्रामीण लोगों के अंदर कविता सुनने के संस्कार नहीं है तो हमारे पूरे विश्व में और कहीं नहीं हो सकते। मैं उनके आगे रखता हूं जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। इशारे में बात करता हूं, इशारा समझना। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिए। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से। एक बात कही आज कपिल जी ने मंच पर आकर के कि हम लोग उत्सव तो मना रहे हैं साहब, आजादी का उत्सव, लेकिन एक दंश भी आज की तारीख में हिंदुस्तान ने झेला था, और वो झेला था दो भाइयों को अलग करके, हमारी एक भुजा को काटकर हमारा ही सबसे बड़ा शत्रु वहां पर बना दिया। इससे बड़ा शायद और कोई दंश हमारे हिंदुस्तान के कलेजे पर नहीं है। केवल एक कल्पना करना, उस समय जिस समय बंटवारा हुआ था, उस समय नेहरू जी के स्थान पर कोई ऐसा लीडर बैठा होता जैसा आज बैठा है, तो हमारा इतिहास क्या रहा होता, उसकी कल्पना करना। मैं कल्पना जीता हूं, कल्पना में बात करता हूं, तब एक बात कहता हूं। लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हैं, नहीं साहब नहीं, वो राष्ट्र की बात करते हैं। अगर मोदी उस समय होते तो ये पाकिस्तान भी हमारा अंग होता, हमारे भाई हम लोगों से जुदा नहीं होते। तब मैं ये बात कहने की हिम्मत करता हूं। आज भी देश को बचाना है ना, तो खुल करके समर्थन देना केवल राष्ट्रवाद के लिए। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, पूछता हूं क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं। एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए, और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए।
मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में। कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में। गांधी बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत भाई एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां पीछे तक बजा दे। वाह सर। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ। ये रहा। पिछले सर कपिल सर, सैनी साहब, तमाम जितने भी हमारे प्रतिनिधि लोग बैठे हैं, ईश्वर जी, पिछले लगभग 10-12 दिन से हम लगातार कवि सम्मेलनों में, जितना पसीना यहाँ आकर के बहाया है ना सौरभ ने, उतना उन 10-12 में इकट्ठा नहीं बहाया था। ये आप लोगों की धरती का कमाल है, मुझे एहसास कराना कि मैं जमीन से जुड़ करके कविता पढ़ रहा हूँ। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनना जी। हाँ, ये एक बड़ी बात है। इस समय लगभग 12:30 बज रहे हैं। आज की तारीख में जब कवि सम्मेलन 2020 होकर के सिमट गए, तब किसी को देखना है कि कविता के प्रति अनुराग क्या होता है, तो एक बार फलावदा में आकर के देख ले। रात के इस समय में इस सदन में जगह नहीं है आदमी बैठ सके। ये आप ये मैं एक बात, भूषण सैनी जी मेरे पास आए और उन्होंने कविता से कहीं शायद उनको प्रेरित हुए वो इस बात से कि उन्होंने आकर के एक बड़ी राशि मेरे को यहाँ पर प्रेम के साथ भेंट की। साहब, एक व्यक्ति जो मेहनत से कमाई करता है ना, वो किसी को अपनी मेहनत की कमाई इतने आसानी से नहीं देता। ये कविता के प्रति इनका अनुराग है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां इस अनुराग के लिए आप लोग बजाएं। मेरे लिए वो लिफाफा जो कपिल जी देने वाले हैं शायद इतना महत्वपूर्ण ना हो। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि कोई भी रुपए लेकर के कवि यहाँ से जाए, लेकिन अगर मैंने उनकी दी हुई ये राशि अपने पास नहीं रखी तो शायद ये उनके मन का अपमान होगा। मैं शिरोधार्य करता हूँ इस राशि को। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत नमन आपको। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, जी भैया, आप सुनिएगा। पंक्ति देता हूँ कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा। आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन हैं, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन है। अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए। 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए। सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मन के साथ आप सुन रहे हैं। मैं मन की बात मन तक पहुंचाने की हिम्मत कोशिश करता हूं। सुनना कि ढालू खड़क बिन गाथा को गढ़ा गया, आजादी चरखा काट के मिल गई, आजादी गुलाब का फूल छाती में लगाने से मिली है। साहब, जिन्होंने अपने प्राण मां भारती के चरणों में न्यौछावर कर दिए, उस चंद्रशेखर आजाद के परिवार को आजादी के बाद उसकी मां को जो हिंदुस्तानी खाना नहीं दे सके, वो ये बात करते हुए अच्छे लगते हैं कि हम आजादी की लेकर के आए हैं। नहीं साहब, हम ऋणी हैं उस मां के जिसके बेटे ने चंद्रशेखर आजाद की घटना याद आती है। उनके एक मित्र ने कहा कि चंद्रशेखर, तुम्हारे पास तो अंग्रेजों का लूटा हुआ बहुत सारा धन है, अपनी इस बूढ़ी माँ और बाप को क्यों नहीं दे देते थोड़ा सा, ताकि ये भी अपना जीवन बसर कर सके। तो चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा था साहब कि अगर उनको चाहिए, अगर उनको उनका जीवन भार लग रहा है, तो मैं मेरी पिस्टल की 2 गोलियां उनके नाम कर सकता हूं, लेकिन मेरी जनता का पैसा मैं उनको कैसे दे दूं। ये भाव लेने वाले अगर चोर कहला सकते हैं, आतंकवादी कहला सकते हैं, तो साहब अंतर मन कहीं ना कहीं उद्वेलित होता है। जिन लोगों को केवल दंड मिलना चाहिए था, जो उनके साथ जाम छलकाया करते थे, आज ये पूरा का पूरा मुल्क उनका गुलाम हो जाता है। कई परिवारवाद का मैं विरोध करता हूं। मैं पंक्तियां देता हूं, आप लोगों तक पहुंच जाएं कि ढालू खड़ग बिन
गाथा को गढ़ा गया, ढालू खड़क बिन गाथा को गढ़ा गया, आजादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया, लाल किले में लगा दी क्यारियां गुलाब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आप। तो मैं क्यों चीखता हूं, क्यों चिल्लाता हूं? ये बात की कल्पना करना, आजादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अपने उद्बोधन में ये कहा था कि आजादी के बाद कम से कम 50 सालों तक हिंदुस्तान को तानाशाह की आवश्यकता है। अगर हम लोगों ने इनको आजादी लोकतंत्र के माध्यम से दे दी तो ये लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं दोस्तों आप लोगों से पूछता हूं कि आज हम कहां तक भ्रष्ट हैं। एक 80-85 साल का बूढ़ा दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन इस भ्रष्टाचार को लेकर के खड़ा होता है और आज हम ढूंढते हैं कि वो बाबा कहां चला गया। लोग उसकी भी सीढ़ी बना करके मुख्यमंत्री बन करके बैठ गए। अधिकांश लोग जेल में केवल इसलिए हैं क्योंकि वो अब तक की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी मानी गई। साहब उनका सहारा लेकर के भ्रष्टाचार कहां तक आ गया। सर एक मुझे उदाहरण याद आता है, एक स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ, गांव का स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्टर पहुंचे सीधे स्कूल में और जाकर के उन्होंने एक प्रश्न बच्चों के सामने रखा। बोले 5 मजदूर एक खेत को 10 दिनों में जोतते हैं तो 10 मजदूर उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। फलावदे का एक स्टूडेंट था, उसे खड़ा किया, बोले बेटे बताओ कितने दिन में जोतेंगे। बोला जी जब खेत एक बार जोत लिया उसे बार बार जोतने की जरूरत क्या है। बड़ा गुस्सा आया साहब इंस्पेक्टर को। बोले मैं तुम्हारा नाम कटवा दूंगा। बच्चा बोला जी नाम नहीं कटवा सकते। बोला क्यों। बोला जी मैं तो यहाँ का छात्र हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब। बोला जी मैं तो बाहर भैंस चराने आया था, मास्टर जी ने मुझसे कहा अंदर आके बैठ जा 5 रुपए मिलेंगे। अब ये बताओ आप दोगे या मास्टर जी से ले लो। बड़ा गुस्सा आया उस इंस्पेक्टर को। उन्होंने तुरंत तलब किया उस मास्टर को। बोले यार ये क्या बदतमीजी की हुई है, मैं जाता हूँ प्रिंसिपल साहब से शिकायत करता हूँ, अभी तुम्हारी नौकरी छीनता हूँ। वो अध्यापक भी हंसने लगा। बोला जी नौकरी नहीं छीन सकते। बोला क्यों। बोला जी मैं तो मास्टर हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब। बोले जी प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, मैं उनसे बोले कि कोई इंस्पेक्टर आना है, 1 दिन के लिए आ जा। मैं तो दिहाड़ी का मजदूर हूँ, दिहाड़ी पर आया हुआ हूँ। अब साहब तिल मिलाते हुए वो इंस्पेक्टर पहुंचा सीधा प्रधानाचार्य जी के पास। बोला मैं मान्यता रद्द करवा दूंगा तुम्हारे इस विद्यालय की, खिलवाड़ किया हुआ है तुमने शिक्षा पद्धति के साथ, ऐसा किया है वैसा किया है। प्रिंसिपल साहब ने कहा सर प्लीज गुस्सा ना हो, बैठे। उन्हें बिठाया सम्मान और एक दराज खोली। उस दराज में से एक 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और माननीय इंस्पेक्टर साहब के सामने रखते हुए बोले सर देखिए मैं यहाँ का प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल तो मेरे बड़े भैया हैं, उनकी पैंठ बाजार में दुकान है और आज पैंठ का मार्केट लगना था तो उन्होंने कहा कि छोटे तू चला जाना, एक मास्टर आएगा उसे ये 10,000 रुपए की गड्डी दे देना और जो भी आवश्यक कागजात हो उनके ऊपर हस्ताक्षर करवा लेना। अब साहब अगर अगली बात आप लोगों के दिल पर कहीं ना कहीं जख्म दे जाए तो मैं पूछता हूं कि आगे से पीछे तक जितने लोग हैं वो बताना कि हम लोग कहां तक भ्रष्ट हो गए। उस मास्टर ने, उस इंस्पेक्टर ने वो 10,000 रुपए की गड्डी उठाई, अपनी जेब में रखी और ये कहा ये तो मैं हूं जो 10,000 लिए जा रहा हूं। अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो कहां तक भ्रष्ट हो गए, कहां तक, कौन लड़े इस भ्रष्टाचार से। तब मैं पंक्तियां देने की हिम्मत और कोशिश करता हूं, आप लोग सुनना कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की। हम लोगों से ये कहा गया कि चरखा काट करके हम लोग ले आए आजादी। साहब नहीं, केवल कल्पना करना, उस विधवा वो चरखे से प्रभावित होकर के चले गए, वो हमारी अहिंसा से प्रभावित होकर चले गए। मैं जैन हूं, मैं जानता हूं कि अहिंसा की ताकत क्या है, लेकिन साहब मैं ये भी जानता हूं कि हम लोगों को आजादी अहिंसा के बूते पर नहीं मिली। ना जाने कितनी माओं ने अपने बच्चों के प्राणों को खोया है, तब जाकर के हम ये आजादी का वर्ण करके लेकर के आए। मैं तब पंक्ति देता हूं कि जिन्हें वो अंग्रेज हमारी अहिंसा से प्रभावित होकर के चले गए, जो एक विधवा नारी की पीठ पर एक अबोध बच्चा बंधा हो, उसके ऊपर शस्त्र चलाने में जिनके हाथ ना डिगे हो, वो हमारे से चरखा कूद करके चले गए, अहिंसा से चले गए। मैं इसका विरोध करता हूं। सुनना कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, जिन्हें पर, अरे छोटू वकार साहब आपने सबको माला पहनाई, मुझे क्यों नहीं दी। हाँ इसे मजा नहीं आया। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना
कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, काला पानी जेल की दीवारें चीखती रही, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रही, जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, अब सही सही इतिहास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कविता का वो महत्वपूर्ण बंद देकर के इस कविता को आखिरी ओर लेकर के चलना चाहता हूं। जो प्यार, जो दुलार आपने इस पूरी कविता को दिया, मैं चाहता हूं कि इस आखिरी बंद को सुन करके मुझे यहां से विदा कीजिएगा। पंक्ति देता हूं, सुनिए कि ऐसी, सुनिए सर, ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में। एक एग्रीमेंट हुआ था आजादी के समय में, उस एग्रीमेंट में कई सारी शर्तें थी। एक शर्त यह भी थी कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित अथवा मृत अवस्था में मिलते हैं तो हिंदुस्तान की सरकार उनको पकड़ के अंग्रेजी शासन को सौंप दे। ये शर्त, हमारे कपिल जी बैठते हैं संसद में, वो भी जानते हैं, विधानसभा जाते हैं, वो उनको पता होगा कि ये शर्त है। मैं पूछना चाहता हूं साहब, ये शर्त रखी अंग्रेजों ने क्योंकि वो विवश थे, वो जानते थे कि एक गुलाम भारतीय जो गुलाम भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर तीन बड़े तानाशाहों को अपने पक्ष में मिलाकर, जिसमें एक हिटलर भी था, अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाने में सक्षम है, उसका पकड़ा जाना नितांत आवश्यक है। लेकिन साहब ऐसी कौन सी मजबूरी रही थी हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो उन्होंने उस कागज पर हस्ताक्षर किए। ये प्रश्न अगर आप लोगों के मन में आता हो तो मेरी बात को सुनकर के स्वीकार करने की हिम्मत करना। पंक्ति मैं देता हूं कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही। नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया। जिसके मुकाबले में आसमान पौना था, जिसके मुकाबले में आसमान पौना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा जिसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी पंक्ति सर, बहुत बहुत आभार। आखिरी पंक्तियां देकर के मैं स्थान लेता हूं और अनामिका को आमंत्रित करता हूं। वो आएंगी और अपनी कविताएं आप तक जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर सुनाएंगी। मैं पंक्ति, आखिरी पंक्तियां देकर के स्थान लेता हूं, सुनना। जी भैया। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हम लोगों से ये कहा गया कि विमान ताइवान के ताई हाकू हवाई अड्डे से उड़ा और ऊपर जाकर के क्रैश हो गया, जिसमें नेताजी की मृत्यु हो गई। साहब पढ़े लिखे लोग मेरे सामने हैं, आज कितने विमान हैं उनकी संख्या आप हाथ पर गिन नहीं सकते। उस समय कितने रहे होंगे। आज भी कोई वैमानिक दुर्घटना होती है, ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है, घटना का विवरण लिखा जाता है, जिस दिन, जिस महीने, जिस साल हमें यह बताया गया कि वहां ये घटना हुई, उस दिन, उस महीने, उस साल उस संस्था के पास, उस देश के पास ऐसा कोई ब्यौरा नहीं है। हम लोगों से झूठ क्यों कहा गया। ये आखिरी पंक्तियां देकर के स्थान लेता हूं। मन के साथ पूरी कविता सुनी, मन से विदा करना। आखिरी पंक्तियां सुनिएगा, निवेदन करता हूं, सुने। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्षतान घटा छा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा के छल गया, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा के छल गया। बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। क्या बात है, वाह 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 वाह।